हेलो एवरीवन, मैं बलदेव सिंह रंधावा। आज बात करते हैं एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर के एलएलबी फाइनल ईयर के दूसरे पेपर, जिसका नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। डियर्स, यूनिवर्सिटी ने इस पेपर को 5 यूनिट्स में बांटा है, जिसमें पहली 4 यूनिट्स में केवल आपको सीआरपीसी की स्टडी करनी है और 5वीं यूनिट में दूसरे दोनों एक्ट आपको जेजे एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एंड उसके साथ 6 लीडिंग केस भी करने हैं। मार्क्स वेटेज के हिसाब से पहली 4 यूनिट में सीआरपीसी का कुल वेट 80 मार्क्स रहेगा और 5th यूनिट में मिलाकर उसको 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। इस तरह से आपके 100 मार्क्स का पूरा पेपर हो जाएगा। आज हम ब्रीफ में और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा होगा कि यदि आप अपने पास सिलेबस, सीआरपीसी बुक और एक पेन और नोटबुक रख लें, ताकि आप इम्पोर्टेंट चीज़ को नोट कर सकें और बाद में अपने काम ले सकें। बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। इससे पहले बात करते हैं सीआरपीसी की। सीआरपीसी में कुल 37 चैप्टर दिए गए हैं और जिसको 484 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से आपको केवल 27 चैप्टर्स ही करने हैं और लगभग 200 सेक्शंस में ये 27 चैप्टर्स हो जाते हैं। इसलिए आपका सिलेबस बहुत छोटा और इजी हो जाएगा, बशर्ते कि आप उसको अच्छी तरह से समझ लें। यूनिट फर्स्ट में आपको केवल 4 चैप्टर्स करने हैं और उसमें कुल 40 सेक्शंस हैं, जिसमें लगभग आपको 35 या 36 सेक्शंस ही करनी है। चैप्टर 1 में आपको केवल फर्स्ट और सेकंड सेक्शन करनी है। फर्स्ट सेक्शन में आपको करना है ऑब्जेक्ट, एक्सटेंट और सेकंड सेक्शन में करना है आपको डेफिनेशंस। ऑब्जेक्ट का मतलब है इस कोड के लाने का उद्देश्य क्या था। डियर्स, इससे पहले पुरानी सीआरपीसी 1898 जो ब्रिटिश इंडिया के समय से लागू थी, उसमें कुल 565 सेक्शंस थी। देश का संविधान लागू हुआ। संविधान में दिए गए एम्स को, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये ज़रूरी था कि पुरानी कोड को अमेंड किया जाए और उसमें नए परिवर्तन लाए जाएं। इस तरह से 14वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर ये नया कोड 1973 आया, जो 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ और आज ये पूरे भारत में लागू है आपके सिलेबस के हिसाब से। नेक्स्ट सेक्शन 2 में लगभग 25 डेफिनेशंस दी गई हैं। यदि आप उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली करेंगे तो आप बहुत इजीली उसको याद कर पाएंगे। हिंदी में थोड़ा उसको अल्फ़ाबेटिकली याद करना मुश्किल हो जाता है। चलते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में कुल 25 सेक्शन दिए गए हैं, 6 से 25 में टेरिटोरियल डिवीज़न एंड क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि आपको सीआरपीसी के ये देखना है कि सीआरपीसी के हिसाब से कितने प्रकार के क्रिमिनल कोड्स हो सकते हैं और उनका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। इस हिसाब से आपको इसको फिर 2 भागों में बांटें। इसको सेक्शन 6 से 19 तक और 20 से 23 तक, 24 और 25 को अलग करके आप देखेंगे तो सेक्शन 6 से 25 में जुडिशल कोर्ट्स आती हैं। जुडिशल कोर्ट्स जिसमें सबसे ऊपर होगी स्टेट की हाई कोर्ट, फिर होगी सेशन कोर्ट जो हर ज़िले में एक होती है, उसकी सहायता के लिए एडिशनल सेशन कोर्ट्स होती हैं। उनके नीचे असिस्टेंट सेशन कोर्ट भी हो सकती हैं। मेट्रो सिटी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, दूसरी सिटी में जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं। हालांकि राजस्थान में जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कहीं नहीं है। इसके साथ स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं। इस तरह से आपको ये सेक्शन 6 से 19 तक इसको अलग से डिवाइड करें और समझ कर बढ़ें। सेक्शन 20, 21, 22 और 23
इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिनको कहा जाता है, वो स्टेट के अंडर रहते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के अंडर करते हैं, वो सिर्फ जुडिशरी का काम करते हैं, न्याय देने का काम करते हैं। लेकिन कार्यपालक मजिस्ट्रेट सरकार के अफसर होते हैं और सरकार ही उनकी अपॉइंटमेंट करती है। सामान्य तौर से जिसको हम तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर या डीएम और डिविजनल कमिश्नर, जो आमतौर पे 4-5 ज़िलों में एक होता है, वो सारे ऑफिसर जो हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस सीआरपीसी में जो पावर्स सेक्शन 107, ध्यान दें, सेक्शन 107 से लेकर 124 और फिर 129 से होते हुए 148 तक की जो पावर्स हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस कोड के अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आती है सेक्शन 174, 175 भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपका 8वां पेपर है जिसमें आप पढ़ेंगे राजस्थान टेनेंसी एक्ट और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। उनमें जो भी ऑफिसर बताए गए हैं वो सारे ऑफिसर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही होंगे और यही ऑफिसर होंगे जिनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। और उसके साथ उसी पेपर में आपका रेंट कंट्रोल एक्ट में जो सेक्शन 16 में कलेक्टर बताया गया है और सेक्शन 22A में रेंट अथॉरिटी बताई गई है, वो ऑफिसर भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही होंगे। इसलिए इसमें आप बिल्कुल भी गलती नहीं करें और दोनों को अलग से समझें। सेक्शन 6 से 19 को अलग डिवाइड करें, 20 और 23 को अलग करें। और सेक्शन 24 और 25, सेक्शन 24 में होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको लोक अभियोजक कहा जाता है, जो सेशन, एडिशनल सेशन और असिस्टेंट सेशन के न्यायालयों में सरकार की तरफ से पैरवी करता है। सेक्शन 24 में उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक कहा जाता है। सेक्शन 25 में सहायक लोक अभियोजक या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जो मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में सरकार की तरफ से पैरवी करता है। ये आप भी बन सकते हैं। और सेक्शन 25A डिपार्टमेंट है अभियोजन निदेशालय, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, जो सभी सरकारी वकीलों को कंट्रोल करता और उनको मैनेज करता है। इसके बाद आता है चैप्टर 3, जिसमें आपको सेक्शन 26 से 31 तक करने हैं। 26 से 31 तक में ये बताया गया है कि कौन सी कोर्ट किन मामलों का ट्रायल करेगी और उनकी ट्रायल करने के बाद उनकी दंड देने की, फाइन लगाने की पावर्स कितनी होगी, हाई कोर्ट से लेकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक। इसमें सारे आपको आ जाएंगे, आपको 26 से 31 तक करना है। उसके बाद चैप्टर 4 में आपको 32, 33, 34, 35 और 36 ये सेक्शन छोड़ देने हैं। आपको केवल चैप्टर 4 में सेक्शन 37 से 40 तक करना है, जिसकी हेडिंग है कि जनता, ड्यूटीज़ ऑफ पब्लिक, जनता मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कब करेगी। इसका मतलब ये है कि जब मजिस्ट्रेट या पुलिस किसी व्यक्ति से सहायता मांगे किसी अपराध को रोकने के लिए या अपराधी को रोकने के लिए, तो जनता उसकी सहायता करेगी। जब कोई व्यक्ति जो पुलिस नहीं है लेकिन किसी न्यायालय का वारंट लेकर उसकी पालना कर रहा है, चाहे वो गिरफ्तारी वारंट हो या तलाशी वारंट, यदि वो किसी व्यक्ति से हेल्प मांगता है तो व्यक्ति उसकी हेल्प करेगा। तीसरा है जनता कब अपने आसपास होने वाले अपराधों की सूचना पुलिस को या उच्च अथॉरिटी को देगी। और चौथा इसमें है कि ग्राम के जो अधिकारी होते हैं, जिसमें सरपंच, मेंबर्स पंचायत समिति के, उन सब की ड्यूटी है कि वो अपने आसपास होने वाले अपराधों की सूचना पुलिस तक या उचित अथॉरिटी तक पहुंचाएं। इस तरह से आपका सेक्शन चैप्टर 1 जो है वो पूरा होता है। लगभग इसमें कुल 35 या 36 सेक्शन है, आराम से आप कर सकते हैं। दूसरा यूनिट आपका है प्री ट्रायल प्रोसीजर। इसमें आपको केवल चैप्टर 5, 6, 7, 8, 10, 12 और 33 करने। 9वां चैप्टर आगे चला जाएगा। 11वां चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है और 33वां बेल से संबंधित है। प्री ट्रायल से मतलब समझने से पहले आपको ट्रायल का मतलब समझना चाहिए। ट्रायल का मतलब होता है कि वो सब कार्रवाइयाँ जो मजिस्ट्रेट या अदालतों के सामने होती हैं,
विचारण जिसको कहा जाता है, उसको ट्रायल कहा जाता है। लेकिन ट्रायल तक मामला पहुंचने से पहले बहुत कुछ करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाना शुरू करने से पहले जो हम रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, बाज़ार से लाएं, कहीं से भी लाएं, उसको प्री ट्रायल प्रोसीजर कहा जाएगा। तो प्री ट्रायल प्रोसीजर को समझने के लिए थोड़ी चीज़ और समझें। इस एक्ट में, इस कोड में ये स्पेशल लिखा है कि आईपी से, जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी, आईपीसी के तमाम जो अपराध होंगे, उन तमाम अपराधों की सूचना, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही होगा। और उसके अलावा जो और विधियां होंगी और स्पेशल क्रिमिनल लॉज होंगी, उनमें भी जो प्रोसीजर अपनाया जाएगा सीआरपीसी का ही अपनाया जाएगा, बशर्ते कि उनमें खुद का प्रोसीजर अपना ना दिया हो, तो दोनों मिलकर साथ काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर आइए कुछ उदाहरण देखें आपको इजी समझ के लिए। लेटेस्ट उदाहरण है, ये देखिए संजय दत्त का केस आपने सुना जब आप लॉ फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे थे। उन्हीं दिनों संजय दत्त साहब अंदर बार आ जा रहे थे। इन पर टाडा लगा था, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट, और साथ में आर्म्स एक्ट लगा था। सलमान खान का हिरन का शिकार लगा था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगा था। भंवरी देवी राजस्थान की एक एएनएम है जिसकी हत्या हो गई, और उसके बदकिस्मती से आज हमारे 2 एक्स एमएलए और एक की बहन अब जेल में चल रहे हैं, मलखान सिंह और परशुराम मदेरणा साहब। चौथा फेमस केस आसाराम का, जिस पर पॉक्सो एक्ट लगा था, वो भी जेल में चल रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा का मनी लॉन्ड्रिंग केस था, आपने अच्छी तरह से सुना। उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरी यानी ईडी और फेमा, जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था कंपनी लॉ के साथ, वो दोनों के चार्जेस लगे हैं। पी चिदम्बरम साहब का आपने सुना, जब उनकी एंटिसिपेटरी बेल जंप हुई थी, तो आपने देखा ईडी ने कैसे रात को उनको उनके घर से अरेस्ट किया था। फेमस केस हुआ मौलाना साद का, जिसने दिल्ली के निज़ामुद्दीन में कोरोना के शुरुआती दिनों में मीटिंग की थी और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, तो उन पर जो केस लगा वो एनडीआर, नेशनल डिजास्टर रिलीफ एक्ट, और एपिडेमिक डिजीज़ ऑर्डिनेंस अमेंड एक्ट 220, और साथ में पासपोर्ट एक्ट, क्योंकि वहाँ उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जो विदेशों से आए किसी और काम से, और यहाँ दूसरे कामों में लगे, तो उन पर पासपोर्ट एक्ट लगाया गया या कुछ और। अभी लेटेस्ट एपिसोड जो सचिन पायलट का था, आपसी कलह के कारण उन पर आईपीसी की सेक्शन में राजद्रोह भी लगाया गया था, डिफेक्शन लॉ भी लगाया गया, जिसको दल बदल अधिनियम कहते हैं, जो राजस्थान पुलिस और एसओजी उसमें जांच कर रही थी। ये होता है ब्राइब, जिसमें रिश्वत के रूप में आरोप में लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये एक स्पेशल एक्ट होता है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट जिसको कहा जाता है, और ये राजस्थान में ही रहता है। ये सेंटर का एक्ट है, और यहाँ हमारे एसीबी जो पुलिस का ही एक हिस्सा है, एंटी करप्शन ब्यूरो, वो इसकी जांच करता है, लोगों को पकड़ता है। निर्भया केस आपने फेमस था, सुना है, उसमें आईपीसी के साथ पॉक्सो सुना था। उसमें एक जो व्यक्ति था वो माइनर था, जेजे एक्ट, और उसके बाद जेजे एक्ट में अमेंड हुआ, जेजे एक्ट 2015 बना, पहले 12 था, जिसमें अब सज़ा बढ़ा दी गई है, और उम्र भी जो 16 से 18 के बीच कर दी है। पहले केवल 16 थी, पहले केवल 18 से माइनर को, 18 से नीचे माइनर माना जाता था, लेकिन अब 16 से 18 के बीच में बोर्ड के हिसाब से माना जाएगा। और लास्ट जो केस है सुशांत सिंह का केस, जो बहुत फेमस है, इसमें आपने देखा कि पहले मुंबई में उसकी 174 सीआरपीसी में मर्ग दर्ज हुई थी कि उसने आत्महत्या की है, जिसको मर्ग कहा जाता है। फिर बिहार पुलिस में उसके पिता ने दर्ज करवाया मामला, और फिर वो होते होते सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई के पास चला गया। सीबीआई गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस का एक हिस्सा है, और उसके बाद एनसीबी, जिसको नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जो नशीले पदार्थों की रोकथाम पे काम करता है, और एक्ट लगता है एनडीपीएस एक्ट 1985। इस तरह से अब रिया पर जो लगा वो सेक्शन 25A लगा। इस सब के बताने का ये कारण मैंने समझा कि तमाम जो विधियां हैं, उन सब में जो इन सब लोगों ने जो सभी एजेंसियों ने इसमें जो जांच पड़ताल करी, उन्होंने इन स्पेशल सभी विधियों के साथ साथ सब में सीआरपीसी को ही अप्लाई किया। इसलिए मैंने आपको ये बताया, क्योंकि सीआरपीसी यहाँ सब में अप्लाई होगी। आइए वापस चलते हैं।
तो अब ये है कि जब तक इन सब मामलों को पकड़ के अभी तक ये सारे केसेस जो थे ये प्री ट्रायल बेस पे प्री ट्रायल स्टेज पर चल रहे हैं, और जैसे ही पूरी फाइनल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने या अदालत में चली जाती है उसको फाइनल कहते हैं, और उसके बाद फिर ट्रायल शुरू होता है। इसलिए इसकी जो शुरुआत है इसको आप दो हिस्सों में पढ़ें। इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है किसी अपराध की सूचना मिलना और उसका दर्ज होकर प्रोसीडिंग शुरू करना। तो इसको आप करें 12वें चैप्टर से शुरू करें पढ़ना, सेक्शन 145 से। सेक्शन 145 से करें, दूसरा बाद में बताऊंगा। सेक्शन 145 में थाने में सूचना मिलती है या किसी एजेंसी को सूचना मिलती है, कोग्निजेबल होगा आपने पढ़ा तो गिरफ्तार वहीं उसका मुकदमा दर्ज करेगा और कार्रवाई शुरू करेगा। यदि नॉन कोग्निजेबल होगा तो वो कहेगा कि आप मजिस्ट्रेट के पास चले जाइए, और 154 में यदि कोग्निजेबल ऑफेंस शुरू हो जाता है तो फिर वो अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। उसके बाद पूरे मामले को वो देखते हैं, जांच करते हैं, गवाहों तक जाते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं, पूरी तरह से उसकी सारी चीज़ें करते करते वो फाइनल 173 सब सेक्शन 8 में वो अपना पूरी फाइनल की जांच करके कोर्ट में सबमिट कर देते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसीजर जो है 154 से 173, हालांकि आप देखें चैप्टर में 176 तक लिखा है, लेकिन आपको जो समझना है वो 154 से 173 तक जो पुलिस की कार्रवाई होती है 174, 175 और 76 को अलग से समझें, इस चैप्टर का हिस्सा है। लेकिन 174 तब अप्लाई होती है जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, जैसे सुशांत के केस में 175 में जब पुलिस जांच करने जाती तो 175 में अड़ोस पड़ोस के लोगों से जांच पड़ताल करती है, और 176 मृत्यु समीक्षा का मामला है। इस पे बाद में चलते हैं, चलिए अभी चलते हैं। 174 में 174 और 75 में जो रिपोर्ट करनी है वो पुलिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को करेगी, जैसे अपने पहले बात की वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करते हैं। और 176 में जब कभी मामला किसी व्यक्ति की मृत्यु या तो पुलिस थाने में जिसको पुलिस हिरासत, या जेल में जिसको जेल हिरासत कहा जाए, या तो वहाँ किसी की मृत्यु हो जाए या किसी महिला के साथ रेप वगैरह की शिकायत हो, तब उन मामलों की जो जांच है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रो सिटी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करता है। ये 176 का डिफरेंस है 174 से, ये आपको इसको ध्यान करना। और इन दोनों को मृत्यु समीक्षा या इनक्वेस्ट कहा जाता है, इसलिए 154 को 173 तक पढ़ें और 175, 76 और 74 को अलग से पढ़ें। अब जैसे ही ये मामला ख़त्म हुआ, कोर्ट में मैटर चला गया, तो ये चैप्टर हुआ आपका 12। चैप्टर 13 में चलें, सेक्शन 177 और से 189। इसका मतलब है कि जो मामले कोर्ट में चले गए उन मामलों का ट्रायल कौन करेगा और कैसे होगा, ये आपको चैप्टर 170 सेक्शन 177 से 189 तक पढ़ना है कि कहाँ कहाँ होगा मामला, कहाँ उसकी जांच होगी, किस तरह से घूमते हुए मामले जाएंगे, कहाँ से जांच करते हुए किस कोर्ट को उसका ज्यूरिसडिक्शन या जिसको हिंदी में क्षेत्राधिकार कहते हैं वही कोर्ट उसकी इंक्वायरी करेगी, वही कोर्ट उसका ट्रायल करेगी। ये घूमता हुआ मैटर है। एक चीज़ और बताऊं कि जो पुलिस करती है वो इन्वेस्टिगेशन होता है जिसको अन्वीक्षा कहा जाता है। जो कोर्ट या मजिस्ट्रेट करता है या अपने खास व्यक्ति से करवाता है उसको इंक्वायरी या जांच कहा जाता है। और ट्रायल वो होता है जब मामले को साक्ष्य पूरी लेने के बाद, एविडेंस लेने के बाद गुण अवगुण पर मामले का फाइनल निपटारा किया जाता है तो उसको ट्रायल कहा जाता है। तो इस तरह से आपको चैप्टर 13 में 177, 189 क्षेत्राधिकार देखना है, कोर्टों की जांच और विचारणा का। फिर चलते हैं चैप्टर 14, 190, आगे चलें। कंडीशन रिक्विसाइट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, कार्यवाहियाँ शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या होगी, ये चैप्टर 14 में आपको पढ़ना है 190 से 199। जैसे किसी मजिस्ट्रेट के सामने मामला जाएगा तो मजिस्ट्रेट उस पर अपना न्यायिक दिमाग इस्तेमाल करता है जिसको संज्ञान लेना कहते हैं, कोग्निजेंस लेना। जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा और वो देखेगा कि क्या इस मामले को मैं सुन सकता हूँ, क्या ये मामला सुनने लायक है, क्या मुझे ये मामला कहीं और भेजना चाहिए या नहीं, क्या इसमें सारी चीज़ें पूरी हैं। उस चीज़ को 190 से 199 तक
पूरी जो चीज़ें कंडीशंस पूरी करनी है उसको कहा जाता है कंडीशन रिक्विसाइट, आवश्यक शर्तें। इनिशिएशन, कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें वो देखेगा। फिर आता है कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट, सेक्शन 200 से 203 चैप्टर 15। अब कंप्लेंट को कहते हैं परिवाद। यहाँ दो चीज़ें समझें। सेक्शन 154 में आप थाने चले जाते हैं और कोग्निजेबल ऑफेंस का आप FIR दर्ज करवा देते हैं, लेकिन सेक्शन 155 में आपको थानाधिकारी कहेगा साहब ये मामला कोग्निजेबल नहीं है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। तब आप सेक्शन 200 में मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और उसको अपनी शिकायत चाहे ज़ुबानी दें, चाहे लिखित में दें, या मजिस्ट्रेट को किसी और तरह से पता चले और मजिस्ट्रेट उस पर अपनी कार्रवाई शुरू करता है। यहाँ दो चीज़ें हैं, चाहे तो आप थाने जाते हैं तो आप यहाँ नॉन कोग्निजेबल में भी जा सकते हैं और कोग्निजेबल ऑफेंस भी, तब भी आप अगर थाना नहीं जाते तो सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाकर आप अपना दर्ज करवा सकते हैं शिकायत, जिसको कंप्लेंट या परिवाद कहा जाता है। तो मजिस्ट्रेट 200 सेक्शन 200 से 203 पर उसको देखता है, उस पर कार्रवाई करता है और जो भी एक्शन जरूरी है वो लेता है। फिर चलते हैं कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अब यहाँ ये तब प्रक्रिया शुरू होती 204 में जब पूरी तरह से मामला या तो पुलिस ने उसको रिपोर्ट पेश कर दी है, या पुलिस ने जो रिपोर्ट करी वो 173(8) में करी है, या परिवाद वाला मामला जो उसको 200 में पेश हुआ था उस पे उसने एविडेंस सबसे कलेक्ट कर ली है और सारी चीज़ें पूरी उसके पास हो गई है। और वो सोचता है, क्योंकि पहली बार जब कंप्लेंट किया तो केवल जो कंप्लेनेंट जो परिवादी था वही गया था, जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने शिकायत करी थी वो नहीं गया था। लेकिन अब 204 में मजिस्ट्रेट देखता है कि मामला चलने योग्य है, यहाँ दोनों मामले इकट्ठे हो जाएंगे। 173(8) जो पुलिस रिपोर्ट पर आया, जो मजिस्ट्रेट को खुद मिला, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और मजिस्ट्रेट देखेगा कि मुझे इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो लेना है तो कैसे लेना है, वो मुलजिम को बुलाएगा, मुलजिम को उन तमाम कागज़ों की जो पुलिस ने पेश किए या वहाँ गवाहियाँ, एविडेंस, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सब की उसको एक कॉपी देगा और बेल वगैरह के जो प्रोसीजर है वो शुरू करने के बाद 210 तक ये मामला चलता है। 211 का जो दिखाया गया है यहाँ, इसको कहते हैं चार्ज। चार्ज का मतलब है आरोप। आरोप लगाने का मतलब है जिस तरह से CPC में वादी और प्रतिवादी का दोनों तरफ से जवाब आने, वाद पत्र और जवाब आने के बाद जिन चीज़ों पे कंटेस्ट होता है उन चीज़ों को बोलते हैं इशू फ्रेम होता है। बिल्कुल यहाँ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी जिस चीज़ का दूसरे पे आरोप लगा है कि इस व्यक्ति ने ये ऑफेंस किया है, चाहे वो IPC में हो या अदर किसी भी एक्ट में हो, वो सारा यहाँ के चार्ज लगा है। तो उस चार्ज को मजिस्ट्रेट या कोर्ट जब किसी व्यक्ति को लिखकर या पढ़कर सुनाता है कि आप पर ये आरोप है, तो उस चीज़ को कहा जाता है चार्ज फ्रेमिंग करना। ये प्रोसीजर है 211 से 217 और 218 से 224। अब ये है तो इसको थोड़ा फिर समझें। वास्तव में ये प्रोसीडिंग बताई गई है इस प्री ट्रायल में, हालांकि ये ट्रायल इसके बाद शुरू होगा, लेकिन असल में ये उन्हीं के सामने शुरू होंगी। ये पूरी कार्रवाई शुरू होने के बाद ही फिर ट्रायल। इसको फिर देखें 211 से 217 में है कि किसी व्यक्ति पर जब चार्ज लगेगा तो उसको वो पूरी बात समझा देनी चाहिए मजिस्ट्रेट या अदालत द्वारा कि आपने इस व्यक्ति मुस्तगिस या जिसको परिवादी कहा जाएगा या पुलिस कहा जाए उसके अनुसार आपने इस विधि के अनुसार ये अपराध फला फला दिन को फला तरीके से किया है और आप पर आरोप है, तो इसलिए आप अपना बचाव करने के लिए जो भी कार्रवाई करनी चाहें वो अपनी करें। इस तरह उसको पूरी तरह से आरोप बताया जाएगा। तो 211 से 217 में ये बताया जाएगा कि एक आरोप में क्या कुछ होना चाहिए। इसका दूसरा हिस्सा है 218 से 224। उसमें ये बताया गया है कि कब एक ही तरह के आरोपों को, चाहे वो एक ही अपराध के दौरान किए गए हों, एक ही समय वार का हिस्सा हों, रेस जेस्टे का हों या अलग अलग होंगे, तो कब उनको एक साथ ज्वाइन किए जाए। फॉर एग्जांपल, यदि कहीं चोर पकड़ा जाता है जो कि डेली चोरियां करता है, तो एक घर से उसने आज करी थी, 1 से 2 महीने पहले, 1 से 6 महीने पहले करी थी, तो 1 साल में 3 अलग अलग घरों की गई चोरियों का भी आरोप उस पर एक साथ लग सकता है। इसी तरह जिस किसी व्यक्ति पर आरोप है
कि उसने किसी व्यक्ति को रास्ते में रोककर मारपीट की, तो यहाँ आईपीसी के 2 आरोप हैं, रास्ते में रोकना 341 और मारपीट करना 323। और यदि उसने धारदार हथियार का इस्तेमाल किया तो आईपीसी 324 भी लग जाएगी। और यदि उसने उसका कहीं हड्डी वड्डी तोड़ दी तो आरोप और बढ़ जाएगा। लेकिन ये सारे आरोप एक ही विचारणा में उस पर लगाए जा सकेंगे। यही आपको समझना है 218 से 224 तक। तो ये हुआ इसका 154 से 224 तक आपने समझा। ये सारा मामला जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मामला है। फिर इसको समझे, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कन्फर्म मामला है। अब आती है, फिर एक बार इसको समझे कि जब पुलिस ने 154 में कार्रवाई शुरू करी थी, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। अब लेटेस्ट केस आप लिखते हैं कि जैसे ही रिया और सुशांत वगैरह के मामले में उनके खिलाफ पुलिस को जांच मिली, तो पुलिस कई दिन तक एनसीबी और सीबीआई ढूंढते रहे, कभी उसको बुलाते कभी उसको बुलाते, और आखिरकार उन्होंने बाद में उसको गिरफ्तार किया। तो जो गिरफ्तारी पुलिस ने की उसको आप पढ़ें ऊपर चैप्टर 5 सेक्शन 41 से 60। ये प्रोसीजर है कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, ये आपको लिखा है सेक्शन 41 से 60। और 41 से 60 की जो टोटल पावर है वो पुलिस के पास है। कुल पुलिस ही गिरफ्तारी करती है जब वो मामले की किसी की तफ्तीश कर रही है। मामला अदालत में जाने से पहले जब करती है तो 41 से 60 में व्यक्तियों की गिरफ्तारी करेगी। गिरफ्तार किया क्यों किया जाएगा, 41-42 में पढ़ेंगे। फिर गिरफ्तार कर लिया तो उसका डॉक्टरी होगी, उसकी जांच होगी, उसके लिए खुद की जांच सुरक्षा के लिए उसके शरीर पर यदि कोई अपराध के निशान हैं तो उनको भी कलेक्ट करवाना है। आजकल तो आप देख रहे हैं कोरोना के मामले में हर जो गिरफ्तार किया जाता है उसकी कोरोना जांच भी हो रही है। तो इस तरह से इसको 41 से 60 तक आपको इसको पढ़ना है। 41 से 60 कब अप्लाई होगी, जब 154 की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, किसी के खिलाफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हो जाएगा, यानी आपराधिक जांच शुरू हो जाएगी। तो पुलिस फिर उस व्यक्ति को कैसे कैसे कहाँ, जैसे विकास के मामले में, विकास दुबे के मामले में हुआ था, तो ये सब होता है। अब इसके साथ एक और चीज़ पढ़ें, अभी जाने चैप्टर 33। अब समझेंगे आपकी इस चैप्टर 33 को यहाँ क्यों दिया गया, क्योंकि ये प्री ट्रायल है। रिया को गिरफ्तार किया एग्जाम्पल पे तौर पे, रिया को पहले कई दिन पूछताछ की, उसका गिरफ्तारी नहीं की, लेकिन जिस दिन उसको गिरफ्तारी किया उसको तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। अब जैसे ही बेल पे, समझे बेल क्या है, बेल एक ऐसा प्रोसीजर है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके किसी मामले में जेल में डाला जाएगा और ट्रायल किया जाएगा, तो ट्रायल तो चलेगा लंबा, तो क्या वो व्यक्ति तब तक जेल में रहेगा? तो ये प्रावधान दिया गया है कि यदि कोर्ट चाहे तो उस व्यक्ति को ट्रायल ख़त्म होने तक या ट्रायल चलने के दौरान उसको बेल दी जा सकती है। बेल एक ऐसी गारंटी है जिसमें उसकी खुद की गारंटी या उसके साथ किसी और की गारंटी, जिसको श्योरिटी या प्रतिभू कहा जाएगा, उसकी गारंटी लेती है कोर्ट, और उसको छोड़ दिया जाता है इस वचन के साथ, इस प्रॉमिस के साथ कि वो हर काम जब भी अदालत बुलाएगी आएगा, जब पुलिस बुलाएगी आएगा, और दूसरी जो कंडीशंस वो लगाई जाएंगी वो मानेगा, उसको जंप उसका वायलेट नहीं करेगा। तो जैसे ही रिया को अरेस्ट किया गया, रिया को उसने बेल मांगी। अब यहाँ आपको सेक्शन पढ़ने हैं 436 से 450 चैप्टर 33 में, लेकिन आपको ये सारे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। सेक्शन 436, 437, 438 और 439। 436 को आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि जब किसी बेलेबल, यहाँ लिखा है शब्द बेलेबल, जमानती अपराध के आरोपी को, ये बेलेबल ऑफेंस के किसी ऑफेंडर को जब भी वो चाहे या दूसरा व्यक्ति चाहे तो उसको बेल दी जा सकती है। बेलेबल ऑफेंस आपके हिसाब से जैसे किसी के साथ थप्पड़ मुक्की करना, वो बेलेबल ऑफेंस है। आपके पास वैलिड लाइसेंस है, आप गाड़ी चला रहे हैं, गलती से दूसरा व्यक्ति मर भी गया तो सज़ा 2 साल तक की है, लेकिन वो बेलेबल ऑफेंस है। और 436 में आपको ज़मानत या तो थाने में ही मिल जाएगी, अगर थाने में नहीं तो जैसे ही आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा वहाँ मजिस्ट्रेट आपको बेलेबल ऑफेंस देगा 436 में। लेकिन रिया का जो मामला था, आप देखें रिया का जो मामला था वो एनडीपीएस एक्ट में लगाया गया था सेक्शन 25A में, और सेक्शन 25A में जो सज़ा है वो 10 साल तक की है। तो बेलेबल तो 436 में हुआ नहीं, फिर उसको उन्होंने अरेस्ट करके उनको पेश कर दिया और वो मजिस्ट्रेट के पेश कर दी गई। तो मजिस्ट्रेट के उसने जो एप्लीकेशन लगाई वो लगती है 437 में कि साहब मुझे बेल दी जाए।
मजिस्ट्रेट बेल ले सकता है, उसकी कंडीशन आप 437 में पढ़ेंगे कि यदि मामला उसका LI या मृत्युदंड का नहीं है तो मजिस्ट्रेट भी बेल ले सकता है, लेकिन तब रिया की ज़मानत बेल मजिस्ट्रेट साहब ने खारिज कर दी। अब जब 437 में आपकी बेल रिजेक्ट होगी तो आप क्या करेंगे? आप 438 में नहीं जाएंगे, आप 439 में चाहे तो सेशन कोर्ट को अप्रोच करें, चाहे हाई कोर्ट को अप्रोच करें। तो इस तरह से अगले दिन उन्होंने सेशन कोर्ट को अप्रोच किया। अनलकीली उसके साथ उसके 4-5 और भाई बंधु थे, और सेशन कोर्ट ने भी मामले को देखते हुए और सारे उस पर कंसीडर करते हुए चीज़ों पे उनकी बेल रिजेक्ट कर दी, और वो अभी तक जेल में है। अब अगर यदि उसको हाई कोर्ट जाना है तब भी वो सेक्शन 439 में ही जाएगी। अब बात करते हैं 438, इसको एंटिसिपेटरी बेल भी कहा जाता है। एंटिसिपेटरी बेल का मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति को ये डर हो और उसके खिलाफ मामला कोई दर्ज हो जाए और उसको डर हो कि मुझे किसी ऐसे मामले में गिरफ्तार किया जाएगा जो नॉन बेलेबल हो। ध्यान दें, नॉन बेलेबल, बेलेबल हो तो ज़रूरत ही नहीं है, जो नॉन बेलेबल होगा और मुझे पुलिस उठाकर जेल में डाल देगी और उससे मैं अपने न्यायिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो कहाँ रिक्वेस्ट करेगा? या तो सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में, वहाँ रिक्वेस्ट करेगा कि साहब मुझे बेल दी जाए और इस शर्त पर अगर कभी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं हाज़िर होता रहूं। तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट चाहें तो इस तरह की डायरेक्शन, शब्द लिखा है डायरेक्शन, जारी कर सकते हैं उस अथॉरिटी को जो उसकी जांच कर रही है कि जब कभी आप इसको इस मामले में गिरफ्तार करें तो इसको तुरंत बेल पर छोड़ दिया जाए, और कंडीशन जो उचित समझे वो लगा दी जाएंगी। तो इसमें आपको 436, 37, 38 और 39 को मेनली देखना है। बाकी जो तमाम सेक्शंस हैं वो यदि आप बेल की वॉयलेट करते हैं, आपको बेल एक प्रदान किया गया, आप पर कृपा की गई है, यदि आप उसको वॉयलेट करते हैं, उसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तब वो सारी प्रोसेस शुरू होगी और 450 तक चली जाएंगी। आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। मेन जो आपकी 4 हैं ये चीज़ें हैं। अब यहाँ मामला हुआ कि पहले मामले में, फिर इसको देखें कि पहले मामले में पुलिस ने अरेस्ट किया 41 से 60 के प्रावधानों में, और वो बेल मांग रही है चाहे उसको मिली या नहीं मिली। अब यदि वो बेल लेकर चली जाती है और मामला चलेगा, और बेल लेने के बाद यदि वो कोर्ट नहीं आएगी दोबारा, तब क्या होगा? तब कोर्ट की प्रोसेस शुरू होती है। तब देखें चैप्टर इसका 5 का B हिस्सा शुरू होता है, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। तो चैप्टर 61 से 69 तब कोर्ट को बुलाना होता है। यहाँ देखें, पहले वाला पुलिस का हिस्सा है, दूसरा कोर्ट का है। और कोर्ट लोगों को जब बुलाती है, चाहे वो विटनेस हो, चाहे वो एक्यूज्ड हो, ऑफेंडर हो, कोई भी हो, पहली बार यदि समन मामला है तो समन जारी करेगी, यदि वारंट मामला है तो वारंट जारी करेगी। और वारंट मामले में भी बेलेबल भी हो सकता है, जिसमें उसको कह दिया जाता है भाई आप इतने दिनों में पहुंच जाना, तब तक गारंटी दे दो। और यदि नहीं है तो उसको नॉन बेलेबल होगा, जिसको अरेस्ट वारंट भी कहा जाएगा, और उसको तुरंत गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इसको कहा जाएगा 70 से 81। तो इस तरह से सेक्शन 41 से 81 जो है लोगों को अदालत के सामने बुलाने के लिए, पहला हिस्सा पुलिस का, दूसरा अदालत का। और यदि फिर भी कोई व्यक्ति भाग जाता है, नहीं हाथ आता है, या जमानत लेने के बाद या जमानत से पहले फरार हो जाए, तो पुलिस और अदालत के सामने ये है कि सेक्शन 82 से 86 तक पहले पुलिस कोर्ट को पूरी तरह से ये विश्वास दिलाएगी कि वो व्यक्ति हमें किसी भी तरीके से नहीं मिला। तो कोर्ट फिर उस तरह से विश्वास होने के बाद इस तरह का ऑर्डर जारी करेगी कि उस व्यक्ति की जो भी कुर्की प्रॉपर्टी आप मिलती है उसको सीज़ करके अपने कब्जे में रखें, और उसके खिलाफ एक डिक्लेरेशन जारी करें, उद्घोषणा जिसको कहा जाएगा। एक तरह का एक अखबार में निकालो, या उसके घर पर लगाओ, या मुनादी कराओ, या बाज़ार में बांटो, कुछ भी करो, और ये बताओ कि ये व्यक्ति किसी अपराध में वांछित है और ये आ नहीं रहा। अगर आप देखें तो अखबारों में ऐसे विज्ञापन ख़ासतौर पे CBI के अदालतों में, CBI की न्यायालयों के या CBI पुलिस के आते रहते हैं। यदि ध्यान से देते हैं अखबारों में ऐसे विज्ञापन अक्सर आते हैं। और दूसरा है 87 से 90। इसके नियम है कि यदि वो दूसरी जगह है, कहाँ है, तो छोटे से नियम है, ये भी आप देख सकते हैं। पहला जो हिस्सा है वो था व्यक्तियों को पेश करवाने के लिए। अब जो हिस्सा है C वाला, प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, चैप्टर 7 91 से
105 तक। ध्यान रहे, पहले वाले हिस्से में था लोगों को थाने या अदालत में आने के लिए मजबूर करना, और सेक्शन सी वाला है लोगों को ऐसी वस्तुएं जो उस क्राइम से रिलेटेड हों उनको पेश करने के लिए मजबूर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यदि सुशांत के कुछ कपड़े, गहने, कुछ और चीज़ें, उसका लैपटॉप किसी और व्यक्ति के कब्जे में है, तो चाहे तो पुलिस और चाहे तो कोर्ट उसके खिलाफ सम्मन वारंट जो चीज़ें पेश करवाने के लिए जारी करेगी वो सेक्शन 91 से 105 में होगी। वहाँ पर्सन्स थे, यहाँ आर्टिकल्स हैं, तो इन दोनों में आप ध्यान रखें। इस तरह से ये, अब फिर आप इसको समझें कि ये प्रोसीजर जो है वो 154 से 173 और उसके बाद कोर्ट के दोनों के मिला के चलेगा। अब इसको आप दोबारा इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने इसकी बात इस तरह से क्यों की। अब चलते हैं चैप्टर 13, 106, 1 to 4। वैसे देखें 106 में जो यहाँ भी आपको केवल 4 सेक्शंस ही ध्यान से पढ़ने हैं, 106, 107, 108, 109 और 10, 105 हैं, और बाकी वाला इसका प्रोसीजर है। इन 5 को आप समझ लें तो आपका बेड़ा पार होगा। अब कैसे है, 106 जो है वास्तव में एग्जीक्यूटिव की पावर नहीं है, उसको ध्यान से देखें तो 106 में किसी व्यक्ति को जब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति को कारावास की सज़ा देता है या दंडित करता है या प्रोबेशन पर छोड़ता है, तो उससे बेल बॉन्ड भरवाता है किस व्यक्ति को जो शांति भंग वाले अपराधों में शामिल रहा हो, दंगा झगड़ा लड़ाई करने वाला इस तरह का है, हिंसक है। जब ऐसे अपराधों में किसी व्यक्ति को प्रोबेशन दिया जाए या कारावासित किया जाए, तब उससे 1-2 साल के लिए बेल बॉन्ड भरवाया जाता है। वो 106 में है। इसको डिफ़ाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि 106 की जो पावर है वो तब है जब किसी अपराधी को दंडित कर दिया गया है, और उसने किसने इस्तेमाल किया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट ने किया। और इसके बाद आती है 107, 108, 109 और 110। ध्यान दें, ये सारी पावर्स पुलिस के पास है, और इन सब की जो पुलिस रिपोर्ट करेगी वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को करेगी। कार्यपालक जो आपके 20 से 23 में दिए गए हैं उनको 20 से 23 में दिए गए उनको रिपोर्ट करेगी। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो तब है कि कोई व्यक्ति, जैसे 2 व्यक्ति सड़क पर दंगा कर रहे हैं, 107 में गिरफ्तार कर दिया जाए। 108 में जो हैबिचुअल है, जिस पर कई बार के अपराध लगे हैं। 109 में जो छिपता घूम रहा है और पुलिस को पता नहीं ये कुछ करेगा, आवारागर्दी का आराम तौर पर आरोप लगा दिया जाता है। और 110 में जिसको बहुत ज़्यादा, जिस पे अपराध हों, जिसको हम 10 नंबरी भी कह देते हैं साधारण भाषा में। तो ये 5 सेक्शन में आप डिवाइड करेंगे, और बाकी सारी इसकी प्रोसीजर है वो सिंपल है। इन चीज़ों को आप डिवाइड करें और इस तरह से ये आपका होता है। अब आता है चैप्टर 3, यूनिट 3, टाइप्स ऑफ ट्रायल में हमने देखा कि पहले वाले तमाम मामलों में पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल के बाद करने के बाद मामले कोर्ट में पहुंचा दिए, और कोर्ट ने चार्ज भी फ्रेम कर लिया। रिस्पेक्टिव कोर्ट जिसमें जाएगा, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे सेशन हो, या कोई भी हो, उनमें चार्ज फ्रेम होके पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन चार्ज उन्हीं कोर्ट में फ्रेम होगा जो कई बार ऊपर वाली कोर्ट सेशन करके चार्ज दूसरे में चल जाता है, इसीलिए इसको यूनिट 3 में रखा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायल, ट्रायल के प्रकार या विचारण के प्रकार। तो विचारण के प्रकार मोटे तौर पे देखें, जो सेशन कोर्ट के समक्ष विचारण होगा उसको सेशन ट्रायल कहा जाता है। सामान्य तौर पे वहाँ ऐसे ट्रायल होते हैं जिसमें सज़ा 10 साल से ऊपर या 10 साल LI या मृत्युदंड या स्पेशल विधियाँ, जैसे आप देखेंगे रिया वाला मामला, इसमें सज़ा 10 साल तक की होगी, लेकिन ये सेशन ट्रायल है और इसको सेशन में चलाया जाएगा। स्पेशल केसेस हैं, ACD है जहाँ एंटी करप्शन के केस हैं, भ्रष्टाचार निरोधक वाले वो भी सेशन ट्रायल में चलते हैं, नशीले पदार्थों वाले भी उसमें चलते हैं। पोक्सो के मामले, उसमें सज़ा चाहे महीना हो, 10 दिन हो, चाहे उसमें फांसी भी हो जाए, वो भी सेशन में चलेंगे। SC/ST एक्ट, एट्रोसिटीज़ रिमूवल है, वो भी उसमें चलेंगे, वो सेशन है और स्पेशल सेशन ट्रायल में चलेंगे। इसलिए वहाँ होने वाली सारी कार्रवाइयों को सेशन ट्रायल
कहा जाएगा। और इसमें सेक्शन आपको 225 से 237 तक है। वहाँ इसके लिए आपको अगर टाइम अब तो नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो जैसे आपने रुस्तम वाली फ़िल्म देखी थी, वो पूरा सेशन ट्रायल का हिस्सा था और बिल्कुल वो सही प्रोसीडिंग थी सेशन ट्रायल की। अब चलते हैं ट्रायल ऑफ वारंट एंड समन केसेज। यहाँ दो चीज़ें समझें। वारंट केस वो होता है जिसमें सज़ा 2 साल से ज़्यादा होनी है, और समन केस वो होता है जिसमें 2 साल से कम होनी है। तो वारंट केस वो होगा जहाँ वारंट केस होगा वहाँ आपने देखा कि सेक्शन 211 से 224 में उसमें चार्ज फ्रेम किया जाता है, बाकायदा फ्रेम करके कागज़ पे लिखा जाता है, उसको पढ़ा जाता है और मुलजिम को सुनाया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग होती है वारंट मामलों में। चाहे वारंट सेशन के समक्ष हो, चाहे वारंट मजिस्ट्रेट के समक्ष चले, दोनों में ही चार्ज फ्रेम होगा। मेन फ़र्क यही है कि वारंट मामलों में चार्ज फ्रेम होता है, और जो समन मामले हैं जिसमें 2 साल से कम सज़ा है, उसमें मजिस्ट्रेट सामान्य तौर पे उसमें ये ज़रूरी नहीं कि चार्ज फ्रेम किया जाए। उसमें जैसे ही व्यक्ति सामने आया, मान लीजिए किसी पर मारपीट करने का आरोप है, सज़ा 2 साल से कम है, 3 महीने 6 महीने, तो उसको कहा जाएगा कि आप पर ये आरोप है कि आप स्वीकार करते हो। कहेगा नहीं मेरा तो साहब आप ट्रायल कीजिए। तो सरसरी उसको सिर्फ उसके जो फाइल होती है, जिसको उसके एक हिस्से में जिसको ऑर्डर शीट कहा जाता है, मजिस्ट्रेट उस पर लिख देगा कि मुलजिम को, अभियुक्त को आरोप सारांश चार्ज ब्रीफ सुनाया गया, उसने इनकार किया और उसने कहा कि मेरा ट्रायल करो, हम उसका ट्रायल शुरू करते हैं। यानी इसको कहा जाएगा समन केस। तो समन केस में ये है कि चार्ज को बाकायदा फ्रेम नहीं किया जाता, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम दोनों ही चीज़ें वही चलती हैं। तो ट्रायल ऑफ वारंट, जो वारंट केसेज है, सेशन वाला भी वारंट है लेकिन उसको अलग कर दिया गया। अब दूसरा है ट्रायल वारंट, वो मजिस्ट्रेट के सामने चलेगा। तो यहाँ थोड़ा सा इस पर ध्यान दें कि जो वारंट केसेज बिफोर मजिस्ट्रेट कोर्ट, वो 2 तरह का हो सकता है। मान लिया जाए एक व्यक्ति थाने चला गया, वारंट केसेज में किसी के साथ किसी ने चाकू मार के उसके जख्म कर दिया, 326 लग दी, 324 या 25 जो भी सेक्शन लगे, हड्डी बड्डी टूटी। एक व्यक्ति थाने चला गया और थानेदार ने उसको FIR दर्ज करी, उसकी जांच पड़ताल करी और उस मामले को लाया। तो मामला 2 साल से ज़्यादा का सज़ा, इसलिए उसको वारंट केस कहा जाएगा। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति थाने गया ही नहीं और वो सीधा सेक्शन 200 में सीधा मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया, वहाँ चला गया, उसने अपनी जो मेडिकल करवाई वो रिपोर्ट पेश कर दी, अपने बयान दिए। तो वहाँ परिवाद के रूप में भी वारंट केस है। ध्यान दें, वो परिवाद के रूप में वारंट केस है और ये सीधा है, चाहे दोनों ऑप्शन है उसके पास कहीं भी जाता, दोनों ही हालत में केस वारंट केस ही बनना है। तो यहाँ जो डिफरेंस इन्होंने कहा माना है कि ट्रायल ऑफ वारंट केसेज ऑन पुलिस रिपोर्ट एंड ट्रायल ऑफ वारंट केसेज अदर देन पुलिस रिपोर्ट। तो दोनों में फ़र्क इतना ही है कि वहाँ व्यक्ति सीधा चला गया और वहाँ उसने कुछ नहीं किया, FIR दर्ज कराई और सारी कार्रवाई पुलिस ने की, लेकिन वहाँ उसको बार बार सब कुछ खुद ही जाके करना पड़ेगा। यही दोनों में फ़र्क है और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो फिर आता है समन केसेज सेक्शन 251 से 259, उसमें कोई भी उसको बाकायदा चार्ज फ्रेम नहीं होना, बाकी सारी प्रोसीडिंग वैसे की वैसे ही चलेगी सिंपल तरीके से। फिर आता है समरी ट्रायल 260 से 265। समरी ट्रायल बहुत छोटे मामलों में होता है और केवल जुर्माने से दंडनीय है। इसमें स्पेशल मजिस्ट्रेट जिसको एम्पावर किया गया है तभी समरी ट्रायल हो सकता है, अदरवाइज समरी ट्रायल नहीं होता। बहुत छोटे मामलों में जैसे शॉप एक्ट है, दूसरा है मान लिया किसी दुकानदार ने, पुलिस एक्ट में है, दुकानदार ने दुकान के बाहर सामान रखा है, बाहर गंदगी फैलाई है जिसमें 200-400 रुपये का जुर्माना है, वो सिंपल उसमें एक्ट में है। तो उसमें वो आए या ना आए, अदालत उसको समन भेजेगी और समन के साथ लिखा होगा कि आप पे इस अपराध का, यदि आप आएँ तो ठीक है, यदि आप इतना जुर्माना दें तो भी आप पे इतना जुर्माना लगाएगा। और वो व्यक्ति जुर्माना भी साथ भेज के कह सकता है, अदालत उस पर आरोप को सेटिस्फाई करके उसका जुर्माना जमा कर देगी और समरी ट्रायल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो समरी ट्रायल बहुत छोटे मामलों में समरी रूप में किया जाएगा 260 से 265। अब आता है चैप्टर 9 125 से 128 जो पहले दिया गया था, लेकिन यहाँ आता है ऐसे केसेस को प्राइवेट कंप्लेंट कहा जाता है।
इसमें आपको सरकारी वकील नहीं मिलता। दूसरे तमाम मामले, जो परिवाद वाला मामला भी यदि किसी ने परिवादी के तौर पर वहाँ पेश किया और जैसे ही वो दर्ज हो जाता है तो फिर आपको अपना वकील करने की ज़रूरत नहीं है, सरकारी वकील ही उस मामले की पैरवाई करता है। लेकिन मेंटेनेंस के मामले और 400 जो 95-96 के मामले, जो पति पत्नी के बीच में एडल्ट्री वगैरह या उस तरह के आरोप हैं, विवाह से संबंधित बाईगेमी के, ये प्राइवेट कंप्लेंट की डेफिनेशन में आते हैं और इसमें आपको खुद ही पैरवी करनी होती है। दूसरा इसमें पैरवी सरकारी वकील नहीं करेगा। तो ये है आपका मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, सेक्शन 125 से 128, पत्नी, बच्चों और माता पिता का भरण पोषण जिसको कहा जाएगा। 125 में बताया गया है कि कौन कैसे कर सकता है, 126 में प्रक्रिया और 27-28 में उनमें बाद में परिवर्तन किया जा सकता है। कुल 4 सेक्शन हैं, बहुत बढ़िया। और ये सेक्शन आपका 200 वर्ड वाले में आपका पूरा आने की पूरी चांसेज हैं। फिर चलते हैं जजमेंट, चैप्टर 4। चैप्टर 4 जजमेंट है। जजमेंट आपको जब पूरी प्रोसीडिंग ऊपर वाले मामले में चैप्टर 3 की पूरी यूनिट 3 में पूरे हो जाएगी तब निर्णय लिखाया जाएगा। तो निर्णय लेखन की कला जो है ये आपको ध्यान रखनी है। ये आपके प्लीडिंग वाले पेपर में भी आएगी, इसलिए इसमें कुछ खास बिंदु होते हैं कि जजमेंट में क्या क्या लिखना चाहिए, उन चीज़ों का ध्यान दें। जजमेंट का ऊपर सबसे ऊपर पीठासीन अधिकारी या पीओ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम, फिर अदालत का नाम, फिर पार्टी के नाम, फिर जो विशिष्ट विधि जो दी गई थी, जिस विधि जिस लॉ के अंदर मुकदमा हुआ था उसका नाम, नंबर, और उसके नीचे डेट ऑफ डिसीजन, और फिर नीचे ब्रीफ में स्टोरी लिखी जाती है। ब्रीफ में स्टोरी के बाद उसमें जो पॉइंट्स निकाले गए थे जज या मजिस्ट्रेट ने कि किन बिंदुओं पर मुझे निर्णय देना है, उन बिंदुओं को लिखा जाता है। और फिर उनका बिंदुवार वो डिसाइड करेगा कि मैंने कैसे किया, जिसको रेशियो डिसेंडाई कहा जाता है। डिसीजन करने के आधार क्या थे वो लिखा जाएगा और अंत में कंक्लूजन करके उसको पूरा किया जाएगा। उसमें और चीज़ें भी हैं। फ़िलहाल जिस तरह से आपका इस बार बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको देखना है कि कैसे करना है, एक क्वेश्चन आपको करना है, तो उस तरह से उसमें आपको पूरी चीज़ें धीरे धीरे करके सारी की, जब सज़ा होगी तो कैसे होगी, सज़ा है तो भुगताई कैसे जाएगी, प्रोबेशन दे रहा है तो क्यों दे रहा है, नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा, अगर मृत्युदंड दिया गया है तो क्यों दिया है तो उसका निष्पादन कैसे करना है। ये सारी चीज़ें सेशन ट्रायल। और इसमें एक फ़र्क आपसे पूछते हैं कि महानगर मजिस्ट्रेट निर्णय कैसे लिखता है और सेशन कैसे लिखता है और मजिस्ट्रेट कैसे लिखता है, समरी ट्रायल का निर्णय कैसे लिखा जाए। तीनों चारों में आपको थोड़ा थोड़ा डिफर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है अपील, चैप्टर 29। अपील एक कानूनी अधिकार है। हर व्यक्ति को जिसके खिलाफ किसी अदालत ने फैसला किया है उसके पास ये अधिकार है कि वो उससे ऊपर वाली अदालत, जिस अदालत के ये अदालत अंडर थी, उसके ऊपर चला जाए और उस जाके इस फैसले के ख़िलाफ़ अपनी बात कहे कि क्यों नहीं इस फैसले को या तो पलटा जाए, रिवर्स किया जाए, या इसमें अमेंडमेंट किया जाए। तो जहाँ तक है इसमें बात, तो अपील का अधिकार, अपील इसमें भी आपको थोड़ा पढ़ना है कि अपील सिर्फ वहीं हो सकती है जहाँ अधिकार दिया गया है, जिस एक्ट के अंदर या जिस बात के अंदर ये कहा गया कि आप अपील कर सकते हैं वहीं अपील कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपील नहीं कर सकते। तो इसमें 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब किसी व्यक्ति को सज़ा दी जाती है वो अपील कर सकता है, सरकार भी अपील कर सकती है। सरकार करेगी तो कब करेगी, क्या सरकार सज़ा बढ़ाने के लिए कर सकती है, या किसी व्यक्ति को बरी कर दिया गया है, दोष मुक्त कर दिया गया है, तब भी ये सरकार कर सकती है। और सरकार को जो सज़ा करने के लिए या अपील करने के लिए टाइम है वो आम लोगों से ज़्यादा होता है, मोस्टली वो 6 महीने का होता है। दूसरा है रेफरेंस एंड रिवीजन। तो रेफरेंस एक तरह से होता है कि जब लोअर कोर्ट्स ऊपरी कोर्ट से कुछ निर्देश मांगते हैं, साहब मुझे तो पता नहीं, आप बताइए इसमें क्या करना है, उसको कहा जाता है रेफरेंस। ये ख़ास मौक़ों पे आता है जब किसी कोर्ट के सामने ये पॉइंट आए कि इस तरह का पॉइंट आया गया है कि ये जो विधि मुझे बताई गई है या बताई जा रही है, ये वास्तव में विधि अब लागू नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको अभी तक ऐसा डिक्लेयर नहीं किया कि ये ख़त्म हो गई है कि नहीं, तो अब मैं क्या करूं। तब वो ऊपर से निर्देश मांगता है कि साहब बताओ इसमें, उसको कहा जाता है रेफरेंस, यानी निर्देश मांगना। और फिर है रिवीजन।
रिवीजन और अपील में आप इस तरह से अंतर करें कि जहाँ अपील होती हो वहाँ रिवीजन नहीं होती। रिवीजन का मतलब होता है पुनरीक्षण, कि मेरे मामले में देखा जाए, क्या देखा जाए। यदि तो अपील होगी तो रिवीजन नहीं होगी, ये सिंपल सा तरीका है। रिवीजन होगी तो अपील नहीं, अपील होगी तो रिवीजन नहीं होगी। तो रिवीजन कब लागू होती है? जब ऊपरी कोर्ट तब रिवीजन करती है जब वो देखती है कि मेरे जो अंडर कोर्ट है उसने या तो अपने अधिकारों का उचित इस्तेमाल नहीं किया जो उसको विधि द्वारा दिए गए हैं, और या यदि उसने किया है तो उन अधिकारों का अतिलंघन कर दिया है, ओवरलेप कर दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा अधिकारों का इस्तेमाल किया है। तब कोर्ट उसको देखती है, उस मैटर को मंगवाती है, उसमें अमेंड करती है, या फिर वापस उसी कोर्ट को भेजती है कि आप इसमें इस तरह से संशोधन करते हुए अपने निर्णय को दोबारा देखें। ये 497 से 397 से 399 तक ये दोनों को पावर है, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को। ध्यान रहे, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। और रिवीजन केवल एक में हो सकती है। यदि सेशन में कर दी तो हाई कोर्ट में नहीं हो सकेगी, हाई कोर्ट में कर दी तो सेशन कोर्ट में नहीं हो सकती। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है मिसलेनियस प्रोविज़न। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध। विविध मीन छोटे किस्म के। मेन जो कार्रवाइयाँ चलती हैं, जैसे किसी का ट्रायल चलता है, उसको अदालत की भाषा में नंबरी कहता है, उस पर अलग नंबर लगा रहता है, उसको लार्जर कार्रवाई जब बड़ी प्रोसीडिंग कहा जाता है। उसके साथ साथ छोटी कार्रवाइयाँ भी होती हैं। कई बार मान लिया जाए गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर पे चार्ज लगा कि उसने किसी व्यक्ति को मार दिया, उस पे लगा 279 304 आईपीसी का आरोप लगा। आदमी की तो बेल चाहे थाने में ही होगी 436 में, लेकिन अब जो गाड़ी है वो पुलिस ने पकड़कर कागजात समेत उसको कोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया है। तो कोर्ट अब आपको अपनी गाड़ी छुड़वानी है तो क्या करें? तो आप सेक्शन 451 में जाएंगे और निवेदन करेंगे कि साहब मेरी गाड़ी इस तरह से मुझे छोड़ दी जाए, ट्रायल लंबा चलेगा तो मैं इसकी ज़मानत या गारंटी जो भी देता हूँ मुझे इन शर्तों पे जो आप शर्तें लगाएंगे मंजूर होगी। इस तरह की जो शर्तें, इस तरह जो कार्रवाइयाँ हैं उनको मिसलेनियस प्रोविज़न कहा जाता है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सारी मिसलेनियस आती हैं। और इसके साथ जो बड़ी दिखाई गई हैं वो ये हैं कि इर्रेगुलर प्रोसीडिंग। अक्सर अदालतों से काम करते वक्त, वो भी आदमी हैं, काम करते वक्त गलतियां हो जाती हैं। तो ये देखता है कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो पूरी प्रक्रिया को नष्ट कर देंगी, उससे जो न्याय प्रक्रिया हुई है वो गलत है। तो इर्रेगुलर प्रोसीडिंग चैप्टर 35 में है 460 466 से। तो इनमें दो तरह की कार्रवाइयाँ बांटी हैं। कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ जिनमें जरा सी गलती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको दुरुस्त किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। लेकिन दूसरी कार्रवाइयाँ ऐसी हैं जिससे पूरी की पूरी कार्रवाई विटिएट हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। इसलिए या तो उस कार्रवाई को ख़त्म कर दिया जाएगा और आदमी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और या फिर उसको दोबारा ट्रायल उसका होगा। ये दो चीज़ें आपको देखनी है कि कार्रवाइयाँ जो दूषित करती हैं, जो नहीं करती, विटिएट करती हैं कि नहीं करती हैं। इसमें आता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, आगे है चैप्टर 36। लिमिटेशन का मतलब है जिस तरह से सीपीसी में लिमिटेशन, एक लिमिटेशन एक्ट आपका है कि आप ये नहीं कि आप सारी उम्र के बाद कभी भी उठकर अपना दावा ला सकते, नहीं, एक निश्चित समय सीमा, उसके बाद आप दावा नहीं ला सकते। वही सीमा फौजदारी मामलों में, क्रिमिनल कोड्स एक्ट्स में भी लागू होती है। यदि आपके खिलाफ़ किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और आपको ज्ञान हो गया, यदि तो ज्ञान नहीं हुआ तो अलग बात है, तब तो समय नहीं चलेगा, लेकिन यदि आपको ज्ञान हो गया तो आपको निश्चित समय के अंदर अंदर ही जो भी कार्रवाई करनी है, चाहे थाने जाएं या मजिस्ट्रेट के जाएं, तो उसके बाद कार्यवाही नहीं होगी। ये प्रावधान दिए गए हैं। केवल जुर्माने से दंडनीय अपराधों में 6 महीने तक होता है, मजिस्ट्रेट के सामने, या दूसरे के 1 साल होता है, और मैक्सिमम 3 साल तक होता है जब आपको अपराध का ज्ञान हो जाए। यदि आपको अपराध का ही ज्ञान नहीं हुआ, मान लिया जाए कोई व्यक्ति है अपना मकान बंद करके विदेश चला गया, अब वो 10 साल बाद आया तो अंदर आके देखा कि अंदर का ताला बाहर का तो है, अंदर वाली तिजोरी टूटी हुई है, तो उसको तो 10 साल बाद पता चला। तो लिमिटेशन उसकी पता चलने के दिन से शुरू होगी। फिर उसको देखना है कि मुझे कितने दिन में जो विधि में दी गई है कार्रवाई करनी है, अदरवाइज खत्म हुई। तो लिमिटेशन कब शुरू होती है? जब आपको ज्ञान हो जाए। फिर आता है अट्रीफोइस एक्विट एंड अट्रीफोइस कन्विक्ट। ये सेक्शन 300 है और ये जुड़ा हुआ है संविधान के आर्टिकल 20 से।
इसका मतलब ये है कि जब एक बार किसी व्यक्ति को उसका ट्रायल चला, या तो आपने उसको सज़ा दे दी, जिसको, और एक्विट का मतलब होता है बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना, और कन्विक्ट का मतलब होता है उसको दोषी घोषित कर देना। या तो उसको आपने दोषी मान लिया और या फिर दोषी उसको छोड़ दिया। तो ये नहीं कि एक बार उसकी सज़ा या तो ख़त्म हो गई चली और फिर 4-6 महीने साल बाद उसी केस को आप दोबारा नहीं चला सकते। इसका मतलब ये है एक बार दोषी, एक बार दोष मुक्त, एक बार हो गया तो सदा के लिए हो गया। इसको कहते हैं दोहरी कार्रवाइयों से संरक्षण, आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके हिसाब से आप इसको समझें। फिर आता है लीगल एड टू एक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंसेस। इसमें है कि सरकारी खर्चे पर कब किसी व्यक्ति को विधिक सहायता दी जाएगी। तो ये आर्टिकल आपका कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में आर्टिकल 39A में आता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना न्याय के नहीं रहेगा, सबको न्याय पाने का हक है। और यदि वो गरीब है तो ये नहीं कि वो न्याय नहीं पा सकता, वो भी न्याय पा सकता है। वो अप्लाई करेगा और उसको सरकारी खर्चे पर सरकारी वकील या सरकार की तरफ से वकील उसको उपलब्ध कराया जाएगा। उस सेक्शन 303 और 304 में है, उसको विधिक खर्चे तमाम तरह के दिए जाएंगे। फिर आता है पार्डन टू एन कंप्लाइंस। पार्डन मीन क्षमा करना, टू कंप्लाइंस होता है सह अभियुक्त। ये आता है 306 से 308 में। सह अभियुक्त वो होते हैं जो लोग एक अपराध में एक से ज़्यादा जब मिलकर अपराध करते हैं तो उनको सह अभियुक्त या सह अपराध कहा जाता है। सामान्य ये बात तब आती है जब पुलिस को सामान्य तौर पे अपराधी के खिलाफ साक्ष्य मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी ब्लाइंड परिस्थितियाँ होती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता, वो केवल अपराधी ही जानते हैं कि अपराध कैसे किया और किस तरीके से किया। तो क्योंकि पुलिस को कोर्ट में पूरे सबूत देने होंगे तो पुलिस वो दे नहीं पाएगी, तो फिर क्या किया जाए। तो पुलिस किसी न किसी तरह से ये करती है कि उन्हीं अपराधियों में से एक आधे अपराधी को या तो तोड़ा जाएगा, या फिर वो अपराधी जिसने कम गंभीर अपराध किया अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, वो मानेगा कि साहब मैं गवाह बन जाता हूँ, जिसको आप देसी भाषा में सरकारी गवाह या इकबालिया कहा जाता है। सरकारी ना कह के उसको इकबालिया कहा, जिसने इकबाल कर लिया, जुर्म स्वीकार कर लिया कि साहब मैं गवाही दूंगा और मेरी गवाही इनके खिलाफ होगी और मैं इसलिए दूंगा कि मैं भी इनके साथ था। ये नहीं कि वो कम अपने आप को नहीं मानेगा, वो कहेगा मैं भी इनके साथ था और मैं अपनी गवाही देता हूँ। तो उस तरह से वो दूसरे अपराधियों को सज़ा होती है। इस चीज़ को कहा जाता है कंप्लाइंस, या उस सरकारी गवाह जो बनता है उसको कहा जाता है अप्रूवर, जो आपने एविडेंस एक्ट में पढ़ा। तो ये है 303 से 304 तक, 306 से 308। फिर है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। तो ये है 482। इस संहिता के द्वारा हाई कोर्ट जो किसी स्टेट का सुपीरियर कोर्ट होता है उसको हर तरह की उसमें अकॉर्डिंग टू लॉ उसको पावर्स हैं कि वो किसी भी तरह से मामले को निपटाना चाहे तो अपनी अनंत शक्तियों का विधि के अनुसार ही, वैसे नहीं, विधि के अनुसार अपनी अनंत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मामले में अंतिम निपटारा करके दूसरे को फ़ायदा वो दूसरी क्लास को दे सकता है। इसके साथ यूनिट 5। अब यूनिट 5 में आपको जेजे एक्ट है। जेजे एक्ट में आपकी लगभग 112 सेक्शंस हैं। ये थोड़ा लंबा है, तो इसमें आप चाहें तो इसका छोटा हिस्सा डेफिनेशंस वगैरह वाला कर सकते हैं, बड़ा हिस्सा आप चाहें तो आपकी इच्छा पे है, क्योंकि अब परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, इसमें कुल 19 सेक्शंस हैं। ये पूरे का पूरा किया जा सकता है बड़ा इजीली। दोनों ही में से डेफिनेशंस तो आपको आनी है, 2 नंबर वाले में भी आनी है और 5 वाले में भी आनी है, तो ईजीली है। अब आती है बात लीडिंग केसेस की। तो जहाँ तक मेरी ये सलाह है, ये लीडिंग केसेस जो दिए गए हैं ये पुरानी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग देखें, सारे 1973 से पहले के हैं। तो सेक्शंस में गड़बड़ होगी नई और पुरानी में, और इनकी भाषा भी टफ है। और अब जो परिस्थितियाँ आ गई हैं जो कि बताया गया है, मैं कन्फर्म नहीं करूँगा, जो बताया गया है वो है कि आपको सेक्शन सी में से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो अगर आप रिस्क लेंगे, कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, रिस्क ले सकते हैं, तो इसको छोड़ा जा सकता है। और सीआरपीसी के चारों यूनिट्स को अच्छी तरह से करें तो आपका बड़ा क्वेश्चन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।
और इसमें प्रोबेशन ऑफेंडर्स में भी हो सकता है, जेजे में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने की पूरी संभावना है, बशर्ते कि आप इसको अच्छी तरह करें। समय बहुत कम रह गया है, तो पूरी तरह से आप अपनी पूरी लगन से करें। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों संग शेयर करें। हैव ए गुड डे, गुड लक सभी को। हेलो एवरीवन, मैं बलदेव BH हेलो एवरीवन, अच्छा होगा यदि आप अपने पास ऑब्जेक्ट का मतलब इसका उद्देश्य पुरानी CRPC 1998